सीधे उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई दिखाते हैं, लाइव सीधे दिखाते हैं। और लगातार उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो बजट को लेकर चर्चा चल रही है। उत्तराखंड में बजट पेश हुआ है, चौथा दिन धामी सरकार के बजट पर सदन में चर्चा जारी है, चौथा दिन है और बजट सत्र पर लगातार कार्रवाई चल रही है। सदन में आज हंगामे के भी आसार हैं। जो बातें मुख्यमंत्री की तरफ से बजट को लेकर कही गई या वित्त मंत्री की तरफ से कही गई, उसी को लेकर दूसरी तरफ से विपक्ष की तरफ से काफी सवाल उठाए गए। और ये तस्वीरें इस वक्त आप उत्तराखंड विधानसभा की देख रहे हैं। सुनवाते हैं क्या कुछ चल रहा है विधानसभा की कार्यवाही विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी कार्रवाई की मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री राम सिंह केड़ा जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मेरी भीमताल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उखलकांडा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उच्चीकरण के संदर्भ में है। महोदय, मेरी भीमताल विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड उखलकांडा में स्वास्थ्य सुविधा का अत्यंत अभाव है, जिस कारण ग्रामीणों को उपचार के लिए हल्द्वानी या नैनीताल जाना पड़ता है। स्वास्थ्य सुविधाएं कम होने के कारण क्षेत्र की जनता को उपचार हेतु मीलों दूरी तय करनी पड़ती है। क्षेत्र की जनता द्वारा राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उखलकांडा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उच्चीकरण किए जाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। उच्चीकरण नहीं होने पर स्वास्थ्य सुविधाओं का अत्यधिक अभाव होने तथा समय पर लोगों को उचित उपचार नहीं मिलने से गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। पूर्व में कई बार विभागीय स्तर पर लिखित मौखिक रूप से इस संबंध में अनुरोध किए जाने के पश्चात भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिस कारण क्षेत्र की जनता में रोष व्याप्त है। अतः महोदया, इस अविलंबी लोक महत्व की सूचना पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मेरी भीमताल विधानसभा क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उखलकांडा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उच्चीकरण कराने की मांग मैं आपके माध्यम से करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री आदेश चौहान जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरी विधानसभा क्षेत्र 26 बेचल रानीपुर के अंतर्गत रानीपुर रोन नदी में तथाकथित पट्टा आवंटित द्वारा बिना किसी वैज्ञानिक परीक्षण एवं ड्राइंग के सिंचाई विभाग की अनुमति के बिना बेचल मध्य मार्ग पर CSF कैंपस के पास स्थित पुल के डाउन स्ट्रीम में नदी में दीवार का निर्माण किया जा रहा है, जिससे नदी के बहाव को मोड़कर शिवालिक नगर आवासीय कॉलोनी की ओर कर दिया गया है, जिसके कारण कई आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों को संभावित नदी के कटाव की जद में आने का खतरा पैदा हो गया है, जिससे भारी जान माल का खतरा पैदा उन्हें कटाव की जद में आने का खतरा पैदा हो गया है, जिससे भारी जान माल की हानि हो सकती है। शिवालिक नगर वासियों में इस दीवार के निर्माण होने से भारी आक्रोश व्याप्त है, जो किसी भी बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। अतः इस अति अविलंबनीय लोक महत्व की सूचना पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त दीवार को तत्काल हटाया जाने तथा आवासीय क्षेत्र के लिए सुरक्षात्मक प्रबंध किए जाने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ। माननीय सदस्य श्री प्रमोद नैनवाल जी। मत संख्या 3 नहीं है। मत संख्या 4 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके अनुज्ञा से भू संपदा विनियम एवं विकास अधिनियम 2016 के अध्याय 9 की धारा 78 के प्रावधानों के अंतर्गत उत्तराखंड भू संपदा नियामक प्राधिकरण रेरा के वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22 को सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 5 नहीं है। मत संख्या 6 नहीं है। मत संख्या 7 नहीं है। मत संख्या 8 नहीं है। मत संख्या 9। आज नियम 58 के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री फुरकान अहमद, माननीय सदस्य तिलक राज बेहड़, माननीय सदस्य श्री राजेंद्र सिंह भंडारी, श्री भुवन कापड़ी, श्री हरीश धामी, श्री मनोज तिवारी, श्री गोपाल सिंह राणा, श्री विक्रम सिंह नेगी, श्री सुमित देश एवं श्रीमती अनुपमा रावत एवं श्रीमती ममता राकेश, श्री रवि बहादुर, श्री वीरेंद्र जाति
श्री शहजाद की कुल 5 सूचनाएं प्राप्त हुई। मैं इनमें से श्री फुरकान अहमद जी, श्री तिलक राज बेहड़ जी, श्रीमती ममता राकेश जी, श्री रवि बहादुर जी एवं श्री वीरेंद्र जाति जी व श्री शहजाद जी की सूचनाओं को नियम 58 के अंतर्गत ग्राह्यता पर सुनूंगी। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान मान्य अध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण सूचना थी मान्य अध्यक्ष जी। पूरे प्रदेश की मान्य अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश की मोटर मार्ग खस्ता हाल है, पूरे पर्यटक प्रभावित हो रहे हैं। मान्य अध्यक्ष जी, महत्वपूर्ण सूचना आएगा लीजिए। श्री फुरकान अहमद जी, श्री फुरकान अहमद जी, श्री फुरकान देखिए आप मान्य अध्यक्ष जी, बहुत बजट में बोलिएगा, बजट में बोल लीजिएगा, मान्य प्रदेश की मोटर मार्गों से संबंधित मान्य अध्यक्ष जी, लगातार प्रश्न ये वर्तमान में सूचनाएं दे रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। आ रही अति महत्वपूर्ण मान्य अध्यक्ष जी, अति महत्वपूर्ण थी, मोटर मार्ग से संबंधित थी, पूरे प्रदेश के मोटर मार्ग से संबंधित थी। आप बजट पे बोलिएगा ना, बजट माननीय अध्यक्ष जी, उसी पे बोलिएगा। चलिए माननीय अध्यक्ष जी, उस पे अच्छे से बोलिएगा। आपने मेरी नियम समय 58 की सूचना को स्वीकार किया, मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र पिरान कलियर में शासन द्वारा राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया गया था। इस हेतु दिसंबर 2015 में आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग द्वारा पिरान कलियर में 27 बीघा जमीन आवंटन कर दी गई थी तथा इस हेतु 4.50 करोड़ का बजट भी विभाग के पास स्वीकृत है। वर्ष 2016 में कॉलेज का शिलान्यास भी किया गया था, परंतु वर्तमान तक कोई कार्य नहीं किया गया। राज्य में कोई सरकारी आयुर्वेदिक यूनानी मेडिकल कॉलेज नहीं है, जिस कारण प्रदेश में यूनानी पद्धति का विस्तार नहीं हो पा रहा है तथा यहाँ के छात्र छात्राओं को इसकी पढ़ाई हेतु प्रदेश से बाहर जाने पर विवश होना पड़ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, ये अविलंब लोक महत्व के विषय पर सदन की समझ कार्रवाई रोककर नियम 58 के तहत चर्चा की मांग करता हूँ। माननीय मंत्री माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक फुरकान अहमद जी द्वारा जो नियम 58 के तहत सूचना के अंतर्गत जानकारी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, जनपद हरिद्वार के पिरान कलियर में राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अंतर्गत जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्र संख्या 93/2015 दिनांक 4 दिसंबर 2015 के द्वारा कुल 1.801 हेक्टेयर अर्थात 4.502 एकड़ भूमि विभाग को स्थानांतरित की गई। जनपद हरिद्वार के पिरान कलियर में यूनानी मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कुल रुपए 448.351 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तत्समय नामित कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत आंगन का टीएसी से परीक्षण कराया गया। टीएसी द्वारा परीक्षणोपरांत धनराशि रुपए 3,366.42 लाख का आंगन स्वीकृत किया गया था। उक्त राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज का आंगन रुपया 3,366.42 लाख, जो कि राष्ट्रीय आयुष मिशन गाइडलाइन के अनुसार मेडिकल कॉलेजों हेतु निर्धारित धनराशि 900 लाख से अत्यंत अधिक था, जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति को देखते हुए उक्त धनराशि भारत सरकार को वापस कर दी गई। माननीय अध्यक्ष जी, आयुष मंत्रालय भारत सरकार की राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना की नवीन गाइडलाइन के अनुसार नवीन आयुष मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना हेतु 700 लाख की धनराशि का प्रावधान निहित किया गया है। उक्त निर्माण कार्य हेतु भारत सरकार की नवीन गाइडलाइन के अनुसार प्रथम चरण में यूनानी चिकित्सालय का निर्माण किए जाने हेतु नामित कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए आंगन के सापेक्ष टीएसी से परीक्षण कराया गया। टीएसी द्वारा उक्त हेतु 1,533.35 लाख का आंगन अनुमोदित किया गया। यूनानी मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय निर्माण कार्य किए जाने का प्रस्ताव व्यय वित्त समिति के में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसमें मुख्य सचिव महोदय ने निर्देश दिए कि चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज महत्वपूर्ण संस्थान है, अतः इतने महत्वपूर्ण संस्थान को मुख्य मार्ग के समीप होना चाहिए, जिससे अधिकतम जनमानस लाभान्वित हो सके।
मुख्य सचिव महोदय के निर्देशों के क्रम में निदेशालय स्तर पर भूमि चयन हेतु समिति गठित की गई तथा जिला स्तरीय स्थल चयन समिति की सहमति से भूमि को उपयुक्त पाते हुए चिन्हित की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 को जोड़ने वाली सड़क 0.2176 हेक्टेयर भूमि का क्रय प्रस्तावित है। भूमि अधिग्रहण हेतु अनुमानित 2.45 करोड़ का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है। नवीन भूमि का चयन एवं क्रय होने के उपरांत यूनानी मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये रोड से दूर है, जो एनएच जो दिल्ली से हरिद्वार एनएच राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत हुआ, ये इसी के बीच में जमीन के गया, तो जब राष्ट्रीय मार्ग में खुद ये जमीन आ गई तो यही काम शुरू कराया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, हमने ये सारे विषय बताया कि जो ये पैसा स्वीकृत हुआ था उसका मानकों से ज्यादा था और उसके बाद दोबारा जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई और उनके निर्देशों के क्रम में निदेशालय स्तर पर भूमि चयन हेतु समिति गठित की गई और इस जिला स्तरीय स्थल चयन समिति की सहमति से भूमि को उपयुक्त पाते हुए चिन्हित किया गया है और साथ में राष्ट्रीय राजमार्ग 58 जैसा आपने भी कहा जोड़ने वाली सड़क पर 0.2176 हेक्टेयर भूमि क्रय प्रस्तावित है। भूमि अधिग्रहण हेतु 2,45,00,000 रुपए प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है, यानी कि प्रोसेस में है सर। माननीय सदस्य श्री फुरकान अहमद तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात मैं नियम 58 की सूचना को ग्राह्य करती हूँ। माननीय सदस्य श्री तिलकराज बेहड़ जी। माननीय अध्यक्षा जी, आपने मुझे नियम 58 पर बोलने का अवसर दिया, आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्षा जी, पूरे प्रदेश के अंदर आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ती हैं, सहायिका हैं, मिनी कर्मचारी हैं, ये बहनें कार्य बहिष्कार पर हैं और एक लंबा समय हो गया पूरे प्रदेश के अंदर कार्यकर्ती आंगनबाड़ी की उनकी मांगों को सरकार नहीं सुन रही है और वो परेशान है। आंगनबाड़ियों को मिलता ही क्या है, वो सारा काम करती हैं, चुनाव में भी ड्यूटी उनकी लगती है, अलग अलग जब भी जिला प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है तो अलग अलग उनसे ड्यूटी कराते हैं और उनका ना तो मानदेय बहुत कम है। फुल आंगनबाड़ियों को 9300 रुपये मिलता है, मिनी आंगनबाड़ियों को 5250 रुपये मिलता है। इसका राजंश बढ़ाया जाए, कम से कम इतना काम उनसे लिया जाता है और आज 9-10 हज़ार रुपये महीना क्या है। और पूरा जो राजकीय कर्मचारी जो हैं बाकी विभागों के भी वो उनके बराबर काम करती हैं, उनका राजंश नहीं बढ़ाया जा रहा। वो इस बात को लेकर बैठी हैं कि मानदेय उनका बढ़ाया जाए। ऐसे ही जिलाधिकारी स्तर पर उनको 5 दिन की छुट्टी के लिए बार बार डीएम के चक्कर काटने पड़ते हैं। उनकी ड्रेस अच्छी नहीं है, वो कहती है हमारी कम से कम ड्रेस अच्छी हो जाए। और इसके साथ साथ जो सामान आता है, अंडा है, खजूर है, केला है और जो भी आदि सामान आते हैं, उनके ढुलान का पैसा भी उनको अपने पास से देना पड़ता है। तो पैसा भी कम से कम उसका भी सरकार उसकी ओर ध्यान दे। तो इतनी महत्वपूर्ण, और बहनों की बात करते हैं हम, महिलाओं के को संरक्षण देने की बात करते हैं, उनसे हम तमाम काम तरह तरह के अलग अलग विभागों के अंदर हम लेते हैं, जब जरूरत पड़ती है उनको ड्यूटी पर हम भेजते हैं और उनको सरकार कुछ दे नहीं रही। तो मेरी आपके माध्यम से मांग है कि उन बहनों के बारे में सरकार सोचे। उनका रिटायरमेंट का मामला है, गोल्डन कार्ड के मामले हैं, आंगनबाड़ियों के उच्चीकरण के मामले हैं, जो केंद्र है उनके उच्चीकरण हो। तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार इसको गंभीरता से देखे, ये बड़ा गंभीर मामला है और मेरा आपसे आग्रह है कि ये अभी लंबनीय जो है विषय है, इस पे सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराई जाए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के संबंध में माननीय विधायक तिलकराज बेहड़ जी द्वारा जो सूचना दी गई, उसमें मेरा कहना है कि भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS के आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं, मिनी कार्यकर्तियों के मानदेय पद का प्राविधान है, जिसके तहत उक्त मानदेय कार्मिकों द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से निर्धारित 6 सेवाएं महिलाओं एवं बच्चों को दी जाती हैं। समय समय पर भारत सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्मिकों का मानदेय निर्धारित किया जाता है, जिसके अनुसार वर्तमान में भारत सरकार द्वारा
निम्नानुसार मानदेय निर्धारित किया गया है। कार्यकर्त्री को भारत सरकार द्वारा 4,500 रुपये दिया जाता है, सहायिका को 2,250 रुपये दिया जाता है और उसी प्रकार मिनी कार्यकर्तियों को 3,500 रुपये दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें हमारी सरकार के द्वारा उनके अंश को बढ़ाया गया, यानी कार्यकर्ती को 4,800 रुपये प्रदेश सरकार द्वारा, सहायिका को 3,000 रुपये और मिनी कार्यकर्ती को 2,750 रुपये। इस प्रकार वर्तमान आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 9,300 रुपये, मिनी कार्यकर्तियों को 6,62 रुपये और सहायिका को 52,500 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्मिकों को उनके रिटायरमेंट के बाद, जैसे माननीय सदस्य जी ने पूछा, तो उसके बारे में आंगनबाड़ी कल्याण कोष का लाभ प्रदान किया जाता है, जिसके अंतर्गत आंगनबाड़ी कर्मियों को मानदेय से 100 रुपये प्रति माह के अंशदान की कटौती की जाती है। तदनुसार 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर 5% ब्याज सहित देय होता है, जिसमें उनकी सेवा अवधि के अनुसार 30,000 रुपये से न्यूनतम 30,000 रुपये से लेके 1,29,658 रुपये तक का प्रावधान है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं को भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना से आच्छादित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क चिकित्सा लाभ प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। वर्तमान में सभी आंगनबाड़ी कर्मियों का राज्य आयुष्मान कार्ड बना हुआ है और भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में दिनांक 26/2/2024 यानी कि आज 29 है, अभी 3 दिन पहले से राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कार्यरत 5,115 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र में उच्चीकृत किया गया है। वर्तमान में आंगनबाड़ी कर्मियों के हड़ताल पर जाने के पश्चात इनसे लगातार वार्ता की जा रही है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से आंगनबाड़ी कर्मियों के साथ वार्ता हेतु तिथि प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया गया है। उक्त के परिणाम स्वरूप कतिपय संगठनों द्वारा हड़ताल रोक भी दी गई है। माननीय सदस्य श्री राज्यांश अगर और बढ़ा दें, कब क्या है, 10,000 रुपये भी नहीं मिलता, 9300 रुपये। सरकार इतनी मेहरबान हो जाए, इतना काम करती है। मैं माननीय मंत्री से कहूंगा, माननीय अध्यक्ष जी, जैसे मैंने कुछ राज्यांश बढ़ाने की बात आज कर दो, कुछ को बढ़ा दो। समय समय पर ये बढ़ाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया जाता है। फिर भी जैसे भी आपको बताया कि जो माननीय मुख्यमंत्री से उनका वार्ता होनी है, उसमें जो भी था। माननीय सदस्य श्री तिलकराज बेहड़ जी तथा माननीय सदस्य कार्य मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात मैं नियम 58 की सूचना को अग्राह्य करती हूँ। माननीय सदस्य श्रीमती ममता राकेश। माननीय अध्यक्ष जी, आपने इस महत्वपूर्ण सूचना को नियम 58 के अंतर्गत स्वीकार किया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा विषय प्रदेश के अंतर्गत राजकीय सेवाओं में भर्ती हेतु जारी विज्ञापनों में आरक्षित वर्गों को संविधान सम्मत आरक्षण के अनुसार पर्याप्त पद प्रदान नहीं किए जाने के विषय में है। यह अत्यंत ही चिंता का विषय है कि प्रदेश की भाजपा सरकार लगातार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग की अनदेखी कर रही है। यहाँ तक कि अब इन वर्गों के संवैधानिक अधिकारों को भी अनदेखा किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में राजकीय सेवाओं में भर्ती हेतु जारी विज्ञापनों में आरक्षित वर्गों को संवैधानिक आरक्षण में तय प्रतिशत के अनुसार पर्याप्त पद प्रदान नहीं किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा 11 सितंबर 2019 को जारी शासनादेश के अंतर्गत राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थानों, सार्वजनिक उद्योगों, निगम, स्वायत्त शासी संस्थाओं के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु रोस्टर निर्धारित किया गया था, लेकिन तब से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आदि भर्ती अभिकरणों के द्वारा सीधी भर्ती हेतु दर्जनों विज्ञापन जारी किए गए हैं। इन विज्ञापनों में SC, ST एवं OBC वर्ग के लिए पदों का आवंटन संविधान द्वारा निर्धारित कोटे से कम ही नहीं नगण्य प्रदान किया जा रहा है। प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण एवं लोकहित का है, अतः इस तात्कालिक एवं अविलंबनीय लोक महत्व की सूचना पर नियम 58 के अंतर्गत सदन की कार्यवाही स्थगित कर चर्चा की मांग करती हूँ। माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण और लंबनी प्रश्न है माननीय अध्यक्ष जी, और आपने मुझे नियम 58 में बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका हृदय से आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, संविधान में व्यवस्थाएं की गई हैं,
और जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, ओबीसी वर्ग है, उनके लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की गई है कि वो मूल मुख्य धारा में शामिल हो सकें। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, देखने में आ रहा है विगत समय से कि जो राजकीय पद हैं विभिन्न विभागों के, उसमें संवैधानिक आरक्षण के अनुसार पर्याप्त पद प्रदान नहीं किए जा रहे हैं। मैं प्रामाणिकता के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सदन के सामने आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। जैसा कि अभी माननीय सदस्य ममता राकेश जी ने कहा कि 11 सितंबर 2019 को जो शासनादेश जारी हुआ, निर्गत हुआ, उसके अंतर्गत राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थानों, सार्वजनिक उद्योगों, निगम, स्वायत्तशासी संस्थाओं के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु रोस्टर निर्धारित किया गया था 2019 में। तब से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हो, अधीनस्थ जन सेवा आयोग हो, इसमें जो भी भर्तियां हुई माननीय हुई हैं, उसमें राजकीय सेवाओं में आरक्षित वर्गों को संवैधानिक आरक्षण के आधार पर पर्याप्त पद प्रदान नहीं किए जा रहे हैं। विगत दिनों में जारी कुछ ऐसी विज्ञप्तियों के उदाहरण मैं आपके सामने और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने आपके माध्यम से सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। दिनांक 1 फरवरी 2024 चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समूह क के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 391 पदों का विज्ञापन जारी किया गया 1 फरवरी 2024 को, जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग को 19% के आधार पर 74 पदों के सापेक्ष मात्र 17 पद अर्थात 4% पद प्रदान किए गए। और एसटी और ओबीसी की भी माननीय अध्यक्ष जी यही स्थिति है। 5 सितंबर 2023 को आबकारी विभाग में कांस्टेबल के 100 पदों का विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें एससी को 19 पदों के स्थान पर मात्र 4 पद, ओबीसी को 14 पदों के स्थान पर मात्र 1 पद प्रदान किया और जनजाति को 1 पद भी, इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई। 21 अगस्त 2023 को उत्तराखंड राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023 द्वारा विभिन्न श्रेणियों में 1097 पदों का विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति को 19% के स्थान पर मात्र 9% पद प्रदान किए गए। और इसी तरह 21 अगस्त 2023 को उत्तराखंड राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023 के विज्ञापन में सिंचाई विभाग में सिविल अभियंता के 59 पदों में से एससी एसटी को 59 पदों में एससी एसटी ओबीसी को 1 पद भी नहीं दिया गया। इस विज्ञापन में पेयजल निगम में कनिष्ठ अभियंता के कुल 40 पदों में से एससी वर्ग को 1 पद भी नहीं दिया गया। जून 2021 में राजस्व उप निरीक्षक व लेखपाल के 513 पदों का विज्ञापन जारी हुआ, जिसमें एससी वर्ग को 19% के स्थान पर 97 पद दिए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए थी। उन 97 के स्थान पर मात्र 51 पदों के साथ 10% पद प्रदान किए गए। 19 के स्थान पर 10% पद प्रदान किए गए। एसटी को 10 पदों के साथ 1.49, ओबीसी को 34 पदों के सापेक्ष 14% के बजाय 6% कोटा ही दिया गया। 30 जून 2021 को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून द्वारा पर्यावरण पर्यवेक्षक के 291 पदों का विज्ञापन निकाला गया, जिसमें एससी को 55 पदों के स्थान पर मात्र 6 पद, एसटी को 2 पद, ओबीसी को मात्र 21 पद प्रदान किए गए। और इसी तरह 31 जनवरी 2024 को उत्तराखंड संबंधी राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा 2024 हेतु
जो विज्ञापन जारी किया गया, डिप्टी कलेक्टर के 9 पदों में से SC ST को एक भी पद नहीं दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे दर्जनों विज्ञापन जारी किए गए हैं जिसमें SC ST OBC की घोर अनदेखी की गई माननीय अध्यक्ष, और संवैधानिक जो आरक्षण की जो संविधान द्वारा व्यवस्था की है उसकी अवहेलना लगातार विभिन्न विभागों में सरकार द्वारा की जा रही है। ये बहुत बड़ा मामला है माननीय, वो गंभीर विषय है माननीय अध्यक्ष जी। और इसका कारण 2019 में निर्धारित रोस्टर आधारित भर्ती को बताया जा रहा है माननीय अध्यक्ष जी। इसी तरह माननीय अध्यक्ष जी, विभागीय पदोन्नति वाले पदों में से पूर्व से ST ST OBC वर्गों का उनकी जो प्रतिनिधित्व है वो नगण्य है माननीय अध्यक्ष जी। प्रदेश में 2012 में प्रदेश सरकार द्वारा गठित श्री इंदु कुमार पांडे जी जो कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार SC ST के कुल 19% के सापेक्ष 4%, ग्रुप कौ में क्रमशः 11.64 के सापेक्ष 2.98%, ग्रुप ख में क्रमशः 12.18 के सापेक्ष 2.70%, ग्रुप गौ में 13.91% के सापेक्ष 1.66 का प्रतिनिधित्व है, जो कि जो तय आरक्षण है उसके आधार पर बहुत ही कम है मान्यवर। और मेरा इसमें विनम्रतापूर्वक अनुरोध है मान्यवर कि आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि राजकीय सेवा में जो संवैधानिक हमारे अधिकार हैं अनुसूचित जाति के, जनजाति के, OBC के, उसकी घोर अनदेखी की जा रही, घोर उपेक्षा की जा रही है। और जो आपका नारा है माननीय अध्यक्ष जी, जो सरकार का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, सबका प्रयास, ये मूल उसकी अवधारणा की जो मूल अवधारणा है आपके नारे की, आपके संकल्प की, उसकी बानगी तस्वीर दिखाई दे रही माननीय अध्यक्ष जी।